नमस्कार दोस्तों, मैं राजू असल चौधरी आपके अपने यूट्यूब क्लासेज ऑन नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लासेज से अपन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और आज की लेक्चर के अंदर आज नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको बोलते हैं ALS, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको शॉर्ट नेम से ALS से नाम से जाना जाता है। और ALS एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऑल्सो नोन एज लो गेरीज डिजीज। तो इस नाम से आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो गेरीज डिजीज एक क्या है, ALS का दूसरा नाम क्या है। तो एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऑल्सो नोन एज लो गेरीज डिजीज, ये एक प्रकार की मोटर न्यूरॉन की डिजेनरेटिव डिजीज है। न्यूरॉन्स दो टाइप्स के होते हैं मेनली, सेंसरी और मोटार, तीसरा होता है मिक्स टाइप का। लेकिन मोटार न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स जो कि बॉडी को फंक्शन करवाने का काम करते हैं, फंक्शनल न्यूरॉन उनको बोला जाता है। उस फंक्शनल न्यूरॉन्स में जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो तो अननोन है, लेकिन वेरियस जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, स्ट्रेस है, ट्रोमा है, इन्फेक्शन है या एडवांस एज है, इन सब फैक्टर्स की वजह से पर्सन के अंदर जो मोटर न्यूरॉन है उन मोटर न्यूरॉन्स में क्या होने लग जाता है, तो मोटर सिस्टम डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज, इसका मतलब है डिजेनरेशन होने लग जाता है। डिजेनरेशन का मीन्स ये है कि वो धीरे धीरे जो माइलिन शीथ है वो भी डिमाइलिनेशन, दैट मीन्स उसके फंक्शन में क्या होने आने लगती है कमी। तो डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव, अगर इसका ट्रीटमेंट या इसको सुधार नहीं किया जाए तो ये डिजीज है डे बाय डे प्रोग्रेस होती जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया मोटर सिस्टम है, मोटर सिस्टम का मतलब मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या काम करवाता है, फंक्शन। उस फंक्शन में अगर मोटर न्यूरॉन के डिजेनरेशन हुआ तो बॉडी के में जो वेरियस फंक्शंस हैं जो कि नर्व रेस्पॉन्सिबल है फंक्शन करवाने में, उन फंक्शन में क्या आएगी, डेफिशिएंसी। तो दैट मीन्स मसल्स में क्या होगी, वीकनेस, क्योंकि मसल्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेट इम्पल्सेज वो कैरी नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो जो ब्रेन से जो सूचना है, जो फंक्शन की सूचना लेके आ रही मोटर नर्व, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर मसल वीकनेस और एट्रोफी डेवलप हो जाएगी। एट्रोफी डेवलप होने की वजह से उसके फंक्शन में क्या आएंगे, चेंजेस, इम्पेयरमेंट आएगा। तो नेक्स्ट अपन इसकी बात कर रहे हैं मसल्स में वीकनेस की वजह से एट्रोपी, और एट्रोपी अगर ट्रीटेड नहीं होती तो एट्रोपी फाइनली कन्वर्टेड इनटू फ्लैसिड या क्वाड्रीप्लेजिया अकर्स। क्वाड्रीप्लेजिया का मीन्स है किसी भी एक लिम्ब का पैरालिसिस, दैट मीन्स जिस लिम्स के अंदर अपर लिम्स हो सकती है वो या लोअर लिम्स हो सकती है, जो जिस लिम्स के अंदर डिजीज प्रोग्रेस कर रही है उस लिम्स का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। पैरालिसिस, प्लेजिया का मतलब, क्वाड्री का मतलब एक लिम्ब और प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस। तो पैरालिसिस क्यों होगा, क्योंकि पैरालिसिस में क्या है, सेंसरी और मोटर दोनों ही फंक्शन लॉस होते हैं। तो इसमें मोटर सिस्टम की डिजीज है, तो मोटर सिस्टम फंक्शन नहीं करवाएगा तो जो है कि वो पार्ट या लिम्ब है वो क्या रहेगा, फंक्शन लॉस, और उसी को क्या बोला, क्वाड्रीप्लेजिया। देखिए इसके अंदर मैंने एक वर्ड लिखा है मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम का मीन्स ये है इस डिजीज के अंदर जो सेंसरी है, सेंसरी जो न्यूरॉन है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये एकदम ओके रहता है। दैट मीन्स उस पर्सन को सेंसरी लॉस कोई भी नहीं होगा, सेंसरी डेफिसिट नहीं होगा, उसके अंदर मोटर जो फंक्शन है वो डेफिसिट होगा। तो ये मोटर फंक्शन डेफिसिट होने की वजह से जो पर्सन है उसका मसल वीकनेस या बोलने में जो टंग एट्रोफी देखने को मिल सकती है, फैटिगनेस मिल सकता है, और फर्दरली ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स अगर अफेक्टेड हैं तो पर्सन को न्यूमोनिया होकर डेथ भी कॉज हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी जो अगर मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो गई इस डिजीज के अंदर तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और न्यूमोनिया होकर पर्सन को क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर, और रेस्पिरेटरी फेलियर होते ही पर्सन की क्या होगी, डेथ। तो ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन में मैंने देखा था कि मोटर न्यूरॉन सिस्टम की कैसी डिजीज है, डिजेनरेटिव डिजीज है। तो डिजेनरेशन का मतलब होता है फंक्शन लॉस होना डे बाय डे, प्रोग्रेसिव है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी। तो इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी है वो तो अननोन है, इसके अलावा एडवांस एज हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, और रिस्क
और रिस्क फैक्टर के अंदर ट्रोमा, स्ट्रेस और एनी ब्रेन के इन्फेक्शन, जिनकी वजह से न्यूरॉन्स में डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं और डिजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से मोटा न्यूरॉन फंक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी और एट्रोफी डेवलप हो जाएगी उस मसल्स के अंदर और फाइनली फ्लैसिड पैरालिसिस पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉजेज। तो एमाइलो जो लेटरल है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस को एएलएस के नाम से जाना जाता है। कैसी डिजीज है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? प्रोग्रेसिव। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज या इटियोलॉजी। इटियोलॉजी है, इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी क्या है? अननोन। एग्जैक्ट इटियोलॉजी है क्या है? अननोन है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन फिर भी इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज मतलब मोर देन 60 ईयर्स है, उसके बाद में जो है डिजेनरेटिव चेंजेस है बॉडी में स्टार्ट होने लग जाते हैं, या इम्यूनोसप्रेसिव कोई कंडीशन है, या फिर आप बोल सकते हो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस और अदर जो रिस्क फैक्टर है, अदर के अंदर आ जाएगा आपका स्ट्रेस, कोई ट्रॉमा कंडीशन है, या इन्फेक्शन के अंदर वेरियस टाइप्स के इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि मेनिंजाइटिस में जो स्ट्रॉन्ग वायरल है और बैक्टीरियल है, तो सभी टाइप्स के जो इन्फेक्शन है वो इन्वॉल्व है। इन सब की वजह से एडवांस एज हो सकती है, कोई इम्यूनोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी जो कि उस न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के खिलाफ कोई इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है वो फॉर्मेशन होके उनके खिलाफ क्या होने लग जाए, उनके खिलाफ कॉम्प्लेक्स बनने लग जाए, इम्यून कॉम्प्लेक्स, और इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से न्यूरॉन का क्या होने लग जाए? डिजेनरेशन, और डिजेनरेशन होने की वजह से क्या हो जाएगी? डिजीज। नेक्स्ट स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस है, ट्रोमेटिक कोई कंडीशन है, इन्फेक्शन, तो इन सब की वजह से फैमिली हिस्ट्री में भी कोई ऐसी डिफेक्टिव जीन है जो कि कैरी कर रही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिस वजह से भी कुछ एज लिमिट एज के बाद में पर्सन में जो मोटर न्यूरॉन है उनका क्या होने लग जाता है? डिजेनरेशन, जिसकी वजह से फाइनली कैन गोज टू फ्लैसिड पैरालिसिस या क्वाड्रीप्लेजिया। तो ये तो होगी कॉज। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कॉज के अलावा जो ये डिजीज है, ये इस डिजीज की कोज के अलावा अपन बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको अपन बोल सकते हैं सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है सिम्टम्स। जैसा कि इस डिजीज में अपन ने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेज हो रहे हैं, तो डिजेनरेटिव चेंजेज की वजह से जो मेन इसके अंदर क्या देखने को मिल रही है? मसल्स वीकनेस एंड फैटिगनेस क्यों रहेगी? क्योंकि मसल्स को प्रॉपर जो मोटर न्यूरॉन की से जो इम्पल्सेस मिलनी चाहिए फंक्शन के लिए, वो प्रॉपर फंक्शनल वर्क नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मसल्स में क्या आ जाएगी? वीकनेस। साथ में जो सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है टंग एट्रोफी देखने को मिलेगी। टंग एट्रोफी की वजह से जो पर्सन में नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा डिस्फेजिया। दैट मीन्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। तो टंग के ऊपर एट्रोफी होने की वजह से प्रॉपर टंग मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से पर्सन में डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, मतलब बोलने में उसको क्या होने लग जाएगी? प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीकनेस इन अपर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है वीकनेस इन अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज को मेन अफेक्टेड है, तो अपर हाथों में कैसा होने लग जाएगा? वीकनेस देखने को मिलेगी। पर्सन में कोई भी काम करेगा, थोड़ी काम करते ही उसको फैटिगनेस फील होने लग जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है
डिसआर्थरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी या फिर डिफिकल्ट इन डिफेक्टिव स्पीच, डिफेक्टिव स्पीच मतलब वो सही ढंग से वो बोल नहीं पाएगा। डिफिकल्टी हो रही है लेकिन जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वॉइस के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, जिसको बोलेंगे डिसआर्थिया, डिफेक्टिव स्पीच। तो ये सारे के सारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसमें मेल्स क्या हो रहा है, डिजनरेशन मोटार है, तो मोटार का मतलब मसल, तो मस्कुलर जो साइंस है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोसिस, कि अगर ऐसे डिजीज है तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो इसके अलावा माइलोग्राफी होती है, इसके अलावा ब्रेन के अंदर जो है मसल्स का कोऑर्डिनेशन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें क्या हो रहा है चेंजेस, जिसकी वजह से इंपल्सेस वो मसल्स तक प्रॉपरली नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फंक्शन लॉस हो रहे हैं पर्सन के अंदर। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोसिस। तो जो ALS का डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले तो होता है हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हिस्ट्री कलेक्शन में पर्सन क्या बताएगा कि मुझे हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है, पहले मेरे कुछ भी नहीं था लेकिन बोलने में अब दिक्कत होने लग गई है, या जीभ मेरी मोटी हो गई है, दैट मीन्स एट्रोफी हो गई है जीभ के अंदर या टंग के अंदर एट्रोफी। तो फिजिकल और हिस्ट्री का एग्जामिनेशन के बाद में है वो नेक्स्ट कराते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, दैट मीन्स ब्रेन की स्टडी होती है। ब्रेन की क्या होती है, ब्रेन स्टडी इसको बोलते हैं। तो ब्रेन की स्टडी क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है ब्रेन के अंदर, वो कैसी है, नर्व कंडक्शन कैसा है वर्ग का, तो नर्व कंडक्शन का स्टडी करते हैं EEG। और इसके अलावा पेशेंट के अंदर CSF एनालिसिस करते हैं। CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और सेरिब्रो फ्लूइड स्पाइनल फ्लूइड का क्या किया जाता है, एनालिसिस। और इस एनालिसिस दैट मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कैसे लिया जाता है, लंबर पंचर करके जो सैंपल क्या लिया जाता है, कलेक्ट, सैंपल कलेक्ट, और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस। और एनालिसिस के अंदर अगर प्रोटीन का लेवल अगर हाई है, प्रोटीन लेवल है, इसके अंदर क्या मिलेगा, इंक्रीज, और प्रोटीन का लेवल अगर इंक्रीज मिल रहा है दैट मीन्स पर्सन हैव रिस्क टू ALS। तो प्रोटीन का लेवल इसके अंदर बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि डिजनरेशन हो रहा है, तो डिजनरेशन में वेरियस जो है बॉडी की सेल्स है वो डैमेज हो रही है, तो उनसे जो प्रोटीन लेवल है वो क्या हो, बढ़ा हुआ मिलेगा। या कोई इन्फेक्शन कंडीशन है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा, तो इन्फेक्शन में जो भी ग्रोथ हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उस ग्रोथ का जो कंटेंट है वो भी क्या होता है, प्रोटीन। और वो अगर ग्रोथ उस CSF में प्रेजेंट है, प्रोटीन लेवल इंक्रीज है, दैट मीन्स पर्सन में ALS की पॉसिबिलिटी है। तो CSF में जो जनरली इसमें प्रोटीन लेवल है वो एडमिट। इसके अलावा कलर देखा जाता है, कलर कैसा है, जनरली कलर नॉर्मल जो CSF का कलर है कलरलेस होता है, क्लियर फ्लूइड होता है। अगर उसमें रेड कलर है दैट मीन इंडिकेट करेगा कोई ब्लीडिंग है, या उसमें टर्बिड कलर है दैट मीन इन्फेक्शन प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। इसके अलावा ग्लूकोज लेवल, वेरियस जो लेवल है CSF का एनालिसिस, तो मेनली इसके अंदर प्रोटीन देखा जाता है। अब अपन बात करेंगे ये प्रोटीन लेवल है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह भी बढ़ सकता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन हुई, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से क्या बना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, प्रोटीन है, इम्यूनो और ग्लोबुलिन्स क्या है, प्रोटीन। इस इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर कॉम्प्लेक्स CSF के अंदर ट्रेवल है तो प्रोटीन लेवल क्या मिलेगा, इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर CSF के अंदर प्रोटीन है इंक्रीज मिलेगा। तो ये डायग्नोज होने के बाद इसमें क्या है, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट में इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जो इस प्लाज्मा के अंदर जो फ्री इम्यूनो कॉम्प्लेक्स है उनको क्या किया जाता है, फिल्टर, और प्लाज्मा से इम्यूनो कॉम्प्लेक्स को फिल्टर करना कहलाता है प्लाज्मा फेरेसिस। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट, जो ALS है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक केयर होती है। सिम्टोमेटिक के अंदर जैसा कि पर्सन अगर मस्कुलर पेन की कंप्लेन कर रहा है तो मसल जो पेन किलर है, जो मसल रिलैक्सेंट है, वो ड्रग इसके अंदर दे दी जाती है ताकि पेन की कंप्लेन नहीं हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के अंदर जो फर्स्ट है वो है प्लाज्मा फेरेसिस।
प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब होता है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी भी बोलते हैं इसको, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी भी बोलते हैं इसको। प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लाज्मा को क्या किया जाता है, फिल्टर। प्लाज्मा को फिल्टर करने से जो इम्यून जो कॉम्प्लेक्स है या एंटीबॉडीज है वो क्या हो जाएगी, ट्रेस, और वो क्या हो जाएगी, फिल्टर, और वापस जो प्लाज्मा है वो क्या, जो प्लाज्मा है वो वापस क्या कर दिया जाता है, री इन्फ्यूज। जो ह्यूमन बॉडी जिस पर्सन में है डिजीज, उससे प्लाज्मा एक मशीन में जाएगा, मशीन होती है प्लाज्मा फेरेसिस की जो एक्सचेंज, उसमें कुछ मात्रा में प्लाज्मा है वो मशीन में जाएगा, वापस वो प्लाज्मा फिल्टर होकर उसी पेशेंट में वापस रीइंसर्ट कर दिया जाता है, रीइन्फ्यूज कर दिया जाता है, जिससे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो कंडीशन है एटियोलॉजी जिसकी वजह से कोज हुई है वो क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है, यूज आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यूज इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स एडमिनिस्टर करेंगे, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो क्या करेगी, न्यूट्रलाइजेशन, जो कि को कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको न्यूट्रलाइजेशन करेगी, और न्यूट्रलाइजेशन करने की वजह से ये अगर एडमिनिस्टर करोगे तो जो डिजीज है उसको क्या रैपिडली प्रोग्रेसिव है, प्रिवेंट रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज। तो डिजीज जो आगे बढ़ रही है इसको रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट में यही है, इसका क्योरिंग नहीं है, क्योंकि क्योरिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन में रीजनरेटिव पावर नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, सेंट्रियोल्स नहीं होता। तो सेंट्रियोल्स नहीं होने की वजह से माइटोटिक डिवीजन उसके अंदर नहीं होंगे, तो इसको जो जितना डैमेज हो गया वो तो हो गया, उससे आगे ना हो, उससे आगे नहीं होने की वजह से उस वजह का पता लगा के, उस रीजन का पता लगा के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे दी जाती, ताकि पेशेंट में डिजीज है फर्दर आगे और प्रोग्रेसिव नहीं। क्योंकि अपने डेफिनेशन के अंदर ही देखा था, डेफिनेशन में देखा था प्रोग्रेसिव डिजीज है, मोटर न्यूरॉन की डिजनरेशन है वो प्रोग्रेसिव होता रहता है, तो आगे डिजीज को बढ़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो आपने गुलियन बार सिंड्रोम के अंदर पढ़ा था जीबीएस के अंदर, वही सेम इसका मैनेजमेंट होता है। तो गुलियन बार सिंड्रोम कैसी थी डिजीज, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज थी, और उसी के अंदर जिस प्रकार वीकनेस देखने को मिल रही थी उसी सेम टाइप्स की वीकनेस इसमें भी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर जो जैसे सेम एज कैसा जीबीएस गुलियन बार सिंड्रोम का मैनेजमेंट है, उसी टाइप्स का मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट, क्योंकि इसमें अंदर मस्कुलर वीकनेस हो रही है, अगर मस्कुलर वीकनेस अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हुई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर वीकनेस हुई तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से जो वीकनेस की वजह से पर्सन में क्या होगा, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, डिस्निया की प्रॉब्लम होते होते फर्दरली किस में जाएगा पेशेंट, रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर, रेस्पिरेटरी फेलियर, और रेस्पिरेटरी फेलियर में पर्सन फर्दरली क्या होगा, डेथ, फर्दरली एसिडोसिस में जाएगा, और एसिडोसिस में जाके लास्ट में क्या हो सकती है, डेथ। तो इसमें रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट मेन होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी और कार्डियक दोनों ही क्या है, मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन सारा ही क्या है, मस्कुलर का रोल है, और मस्कुलर अगर मोटार न्यूरॉन का मेन इसमें रोल है। तो मोटार न्यूरॉन अफेक्ट हो रहे हैं तो रेस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियक फंक्शन इसमें इंपेयरमेंट देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर जो इंटरवेंशन है वो भी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवेंशन अपन क्या लिख सकते हैं मैनेजमेंट में, मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टेटस, मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टेटस। तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक स्टेटस कैसे मॉनिटर करोगे कि अगर पर्सन के अंदर कोई डिस्निया की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कार्डियक अरिथमिया की प्रॉब्लम नहीं है, अरिथमिया। तो अरिथमिया की जो प्रॉब्लम है, कार्डियक जो रिदम है,
उसमें कोई चेंजेस तो नहीं, क्योंकि मस्कुलर फंक्शन है उसमें भी, और वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, मोटर न्यूरॉन। तो जो कार्डियक ये रेस्पिरेटरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो उसी के अंदर दोनों रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम का मॉनिटराइजेशन करना है। दैट मीन्स पर्सन को हाई डेफिशिएंसी यूनिट में उसको मॉनिटर लगा के उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, ट्रीट URTI होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन है जैसे कि निमोनिया, इन निमोनिया वगैरह का क्या करना है, इनको ट्रीट करना है, क्योंकि निमोनिया की वजह से कंडीशनिंग और ज़्यादा वर्स होगी, जिस वजह से पर्सन एसिडोसिस में रेस्पिरेटरी एसिड में जाएगा और फर्दर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट मीन्स रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर पर्सन के अंदर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अस्थमा है, COPD है, या निमोनिया है, या लंग्स में कोई एटिलेक्सिस है, या फिर ब्रोंकाइटिस है, तो इन सब डिजीज़ का क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। साथ में अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है। रेस्पिरेटरी पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी सपोर्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन किस प्रकार दिया जा सकता है, वेंटिलेटर की सहायता से, आर्टिफिशियली एम्बूबे की सहायता से पर्सन के अंदर मैकेनिकल वेंटिलेशन। साथ ही जो पर्सन के अंदर अगर लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड्स है, मतलब पर्सन को लंबे समय तक मशीन पर रखने की जरूरत है, तो क्या करते हैं, ट्रेकिस्टोमी। तो ट्रेकिस्टोमी है तो ट्रेकिस्टोमी की केयर और उसकी मॉनिटरिंग है वो करनी चाहिए। तो ये होगा रेस्पिरेटरी। इसके अलावा तो पर्सन में क्या हो रहा है, मस्कुलर वीकनेस, और मस्कुलर वीकनेस होने की वजह से उसकी मोबिलिटी में क्या हो, वो चल फिर नहीं पाएगा, क्योंकि चलेगा तो फैटिकनेस उसको फील होगी। तो उस नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो प्रिवेंट इमोबिलिटी कॉम्प्लिकेशंस। इमोबिलिटी कॉम्प्लिकेशन में वेरियस टाइप्स का कॉम्प्लिकेशन। दैट मीन्स अगर पर्सन ने करवट या पोजीशन नहीं बदली है, तो पोजीशन नहीं बदलने की वजह से पेशेंट को प्रेशर अल्सर, क्योंकि एडवांस एज है और साथ में पर्सन अगर लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट पे है, तो उसमें जो इमोबिलिटी रेस्ट वो एक ही जगह पे है, इमोबिलिटी की वजह से कॉम्प्लिकेशन जो बेड सोर है। इसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो टूटने लग जाएगा बोन से और ब्लड में जाने लग जाएगा, तो बोन है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन हो जाएगी। इसके अलावा पर्सन में वेरियस जो है जो एंकल या जो आप बोल सकते हो मस्कुलर जो डिसफंक्शन है, उसकी सब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उस पेशेंट में पैसिव एक्सरसाइज भी करवानी है, मोबिलाइज भी उसको करवाना है। साथ ही उसका वेट गेन हो सकता है एक ही जगह, अगर एक ही जगह है तो उस वेट गेन को भी मैनेज करना है और साइकोलॉजिकली उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्लाइंट एंड फैमिली सपोर्ट। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन अपना मैनेजमेंट के अंदर, क्लाइंट एंड फैमिली सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली सपोर्टिव थेरेपी। तो पेशेंट को भी टेंशन है और घर वालों की लॉन्ग टर्म केयर इसमें नीडेड होती है, क्योंकि पर्सन है उसमें मसल्स काम नहीं करी, फंक्शन अपर एक्सट्रीमिटी जैसे क्वाड्रिप्लेजिया, तो वो पर्सन है वो साइकोसिस में जा सकता है, लॉन्ग टर्म में डिजीज है और डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। तो उसमें पेशेंट को सपोर्ट देना है, फैमिली को और पेशेंट को, दोनों को ही साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा यूज डाइवर्सनल थेरेपी का मतलब ऐसी थेरेपी जिसके अंदर पेशेंट का ध्यान है वो किसी और की तरफ लगाना। दैट मीन्स उसको होमवर्क जो एट होम जो वर्क कर सकता है, वो चाहे मसल्स की वजह से जो बेसिक फंक्शन है, या फिर आप उसको टीवी देखने के लिए बोल सकते हो, या न्यूज़, या फिर जो घर के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें मोबिलाइजेशन की नीड नहीं, लेकिन वो वहाँ पे जो है कर सकता है।
या ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत नहीं है, बेसिक वर्क है वो कर सकता है, तो उस बेसिक वर्क पे उसको डाइवर्सनल थेरेपी देना है, ताकि वो जो डिजीज़ के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बार बार डिजीज़ का जो उसको फील हो रहा है, तो वो फील नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट है वो प्रोग्रेस, क्योंकि इस वजह से अगर डाइवर्सनल थेरेपी नहीं दोगे पेशेंट को तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो स्ट्रेस से उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को डाइवर्सनल थेरेपी देना है, साथ में रिहेबिलिटेशन जो केयर है वो भी प्रोवाइड करवानी है। अगर कोई पेशेंट इस तरह का और है जो कि रिकवर हुआ हो, जो कि ड्रग या मेडिसिन या फिर ऐसी एक्सरसाइज की वजह से उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ वापस आई हो, तो उस पेशेंट से उसकी मीटिंग करवानी चाहिए, ऐसे सपोर्ट ग्रुप में उसको बात करने के लिए उसको बोलना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज की डिजीज़ आपने पढ़ी, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको बोलते हैं दूसरा नाम क्या है, लो गेरिस डिजीज़, तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आई है, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और